माई सेल्फ मेवाराम, क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट। टुडे टॉपिक इज ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू आ थाउजेंड्स ईयर। इसका मीन्स है हजारों सालों से जो परिवर्तन आए हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। इस जैसा कि आप इस बुक में देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, सीधा मैप फर्स्ट बाज drawn in 1154 CE by Al-Idrisi, who drawn in 1150 was an अरब जोग्राफर। जो अरब का भूगोल वेत्ता था उसके द्वारा 1154 में एक मैप फर्स्ट बनाया गया, जिसको हम इस मैप में देख रहे हैं। द सेक्शन ऑफ द मैप प्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज बिगर मैप ऑफ द वर्ल्ड। संसार के मैप में जो बड़ा मैप है ये इंडियन उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में दर्शाता है, जानकारी देता है। मैप 2 वाज प्रिपेयर्ड बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर इन द 1720s। और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। नेक्स्ट, तो बोथ द मैप्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम एरियाज। दोनों मैपों में सेम एरिया लिए गए। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन दोनों के नक्शे में उस एरिया में काफ़ी अंतर है। इन द मैप ऑफ अल-इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अल-इदरीसी के मैप में जो श्रीलंका है वो नॉर्थ इंडियन की साइड में टॉप पर शो की गई है। प्लेस नेम आर गिवन इन द अरबी, जो कि जिसमें अरबी भाषा में स्थानों के नाम दिए गए हैं। देयर आर सम फेमस नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज जैसे नाम फेमस हैं। स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। मैप 2 वाज प्रिपेयर्ड अबाउट 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट। मैप 2 को मैप 1 से 600 साल बाद बनाया गया, प्रिपेयर किया गया। वाई दैट टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट में मैप में जो परिवर्तन आए वह उनकी सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दिस मैप अपीयर्स मोर फेमिलियर टू अस एंड स्पेसिफिकली द कोस्टल एरियाज आर surprisingly explained in detail. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. See चैप्टर 6, जिसको हम चैप्टर 6 में देखेंगे। इसमें विशेषकर कोस्टल एरिया के बारे में बहुत ही डीपली बारीकी से उस ब्यौरे का देखकर हमें आश्चर्य होता है कि यूरोप के सेलर्स और मर्चेंट्स अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग किया करते थे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ द context in which information is given change with time, what about language and meaning? There is a variety of language in historical records except which have changed considerably
over the years medieval person, for instance, is quite different from modern Persian. अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिलेटेड टू grammar and vocabulary, but even the meaning of words also change over time. Difference is not just with related. इन अंतरों का जो अंतर हैं उनमें जो ग्रामर और शब्दावली का जो रिलेशन है, बट इवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंज ओवर टाइम, समय के बदलते हुए भी इनके वर्ड्स की मीनिंग में भी समानता हमेशा रही है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर इंस्टेंस, टुडे इट इज अंडरस्टैंड एज इंडिया। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। द मॉडर्न नोटेशन the modern nation state, but when the term was used by Minhaj Siraj, a chronicler in the 13th century, who wrote a Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. This term was used by him in a political sense for lands. ये 13th सेंचुरी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो यूज किया था, उसका मीन्स हिंदुस्तान के स्टेट के लिए जो उसका मीन्स था वह था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने अपने मैप में अपने आशय में ये शो किया, दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, जो कि दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में ये एरिया था। विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म टू shifted, but the term never included South India within. In by contrast, Babur in the early 16th century used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinents, as we will study later in the chapter. This somewhat resembled to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. There is no doubt that the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, but the term Hindustan did not explain the political and national meanings which we associate with it today. सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में साउथर्न इंडिया के समावेश कभी नहीं हुआ। इसके अपोजिट
16th सेंचुरी के बिगिनिंग आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि और अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। हिंदुस्तान टुडे आर वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन्ट। हिंदुस्तान, क्योंकि आज हम बहुत ही सावधानी से इस का प्रयोग करते हैं। बिकॉज दे मीन्ट, क्योंकि इसका मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, यानी अतीत में की वस्तुओं से बहुत ही भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, टेक अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। हम उदाहरण के लिए एक सिंपल सा वर्ड फॉरेनर लेते हैं जिसको विदेशी कहते हैं। टुडे दिस टर्म इज यूज्ड टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। इसका प्रयोग आज हम इस रूप में करते हैं, जैसे विदेशी वर्ड का प्रयोग इस रूप में करते हैं जैसे वह इंडिया का रहने वाला ना हो। इन द मेडिवल पीरियड द वर्ड फॉरेनर was used for any stranger who visited, say, in a given village, someone who did not belong to the society or culture। लेकिन प्राचीन काल में विदेशी शब्द का प्रयोग इन द मीडिएवल पीरियड, मध्य पीरियड के दौरान जो फॉरेन वर्ड का प्रयोग किया जाता था, या तो एक अजनबी के रूप में जो कि कहीं से यात्रा करने के लिए किसी गांव में आता था तो उसे अजनबी के रूप में प्रयोग किया जाता था। समवन हु डिड नॉट बिलोंग टू दैट सोसाइटी, वह हमारी सोसाइटी और कल्चर से बिलोंग नहीं करता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी, और हिंदी में उसे परदेसी वर्ड से प्रयोग करते थे। माइट वी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन, और पर्शियन में फॉर अ सिटी डवेलर, किसी सिटी डवेलर के लिए, देयर फॉर अ फॉरेस्ट डवेलर एज अ फॉरेनर। कोई शहर में कोई फॉरेस्ट डवेलर यानी जंगल में रहने वाला कोई व्यक्ति आ जाता था तो उसके लिए विदेशी फॉरेन का प्रयोग करते थे। बट टू पीजेंट्स हु यूज टू लिव इन द सेम विलेज, लेकिन वह चाहे कोई भी एक सेम विलेज में रहता हो, वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, वह एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं था। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उसकी कास्ट बैकग्राउंड, चाहे धर्म उसके भिन्न भिन्न हो, तब भी वह विदेशी नहीं कहलाता था। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। A number of different types of sources have been used by the historians to learn about the past, depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for instance, you studied about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we shall study about the following 1000 years from regularly 7000 to 1750। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है,
इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर आपने गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस बुक्स में आमतौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। Some continents can be noticed in the source used by historians for the study of this period. इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं, for getting information they still rely upon inscriptions, coins, architectures and textual records. But there also considerable discontinuity during this period. The number and variety of textual records increased dramatically. They slowly displaced other types of valuable information. Paper gradually became chapter through this period. Availability of paper also became easy. People began using it for writing holy text, chronicles of rulers, letters, petitions and judicial records, teachings of saints and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people rulers. इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो लास्ट युग में वैसी ही चली आ रही थी। हिस्टोरियंस इस काल में ऐसी सूचना इकट्ठे करने के लिए अभी भी सिक्कों, इंस्क्रिप्शंस, स्थापत्य, भवन निर्माण, स्ट्रक्चर तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ काफ़ी पहले काफ़ी भिन्न भी था। इस युग में प्रामाणिकता, लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई है। Monasteries and temples, they were kept the laboratories and archives. A lot of detailed information is provided by these manuscripts and documents to historians, but they are also difficult to use. इतिहासकारों ने इन सूचना को दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। In those days there was no printing press and no manuscripts were copied by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not an easy exercise. इन दिनों में देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, एंड सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड बाय हैंड, और इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ही हाथ के द्वारा ही कॉपी किया रही थी। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यदि आप किसी अपने फ्रेंड से कोई होमवर्क की कॉपी करते हैं, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट एन इजी एक्सरसाइज, आप जानते हैं कि यह एक्सरसाइज इतनी इजी नहीं है, आसान नहीं है। समटाइम्स यू फॉल टू अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू
guesses what is written. Sometimes you fall to understand your friends. कभी कभी हमें अपने फ्रेंड्स के हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है एंड आर फोर्स टू गैस व्हाट इज रिटन, तो हमें केवल अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है. एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल वट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी. तो हमें इसका रिजल्ट क्या होता है कि कॉपी करने के लिए और फिर फ्रेंड्स वर्क अपने मित्र की कॉपी फ्रेंड्स के वर्क को कॉपी करने के लिए काफ़ी उसमें डिफरेंस आ जाता है. कॉपिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इज समवट सिमिलर. इसी प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट्स की अभिलेखों की जो कॉपी की गई उनमें भी इसी तरह से कुछ अंतर आते गए. वाइल कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स scribes also introduced small change. इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेज हर एक में आते गए. अ वर्ड हेयर एक शब्द है यहाँ. सेन नाइस देयर these small differences grow over these small differences grow even countries of copying until manuscripts of the same text. मैन्युस्क्रिप्ट को सेम कॉपी करने के लिए बिकॉज सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि इनमें एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता आ गई. दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम. इसमें गंभीर समस्या आने लगी. बिकॉज द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अनदर इज रियरली फाउंड टुडे. क्योंकि आज की हमारे पास जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वो प्राचीन इन्हीं मुख्य मैन्युस्क्रिप्ट से काफ़ी भिन्न होंगी. वी एंटरली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर सीरीज. लेकिन हमें अब उन्हीं नई कॉपीज पर जो बाद में लिखी गई उन्हीं पर ही डिपेंड होना पड़ा है. एज अ रिजल्ट, जैसा कि इसका परिणाम है, हिस्टोरियंस हैव टू गो थ्रू वेरियस मैन्युस्क्रिप्ट्स वेरिएशंस ऑफ द सेम टेक्स्ट टू फाइंड आउट व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. जो कि वास्तविक लिखी हुई हैं एक दूसरे के द्वारा जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उन इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में और आज की जो कॉपी की हुई है इनमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है. इट हैज़ आल्सो बीन नोटिस दैट ऑथर्स रिवाइज देयर chronicles at different times. For instance, Ziauddin Rani, who was a 14th century chronicler, wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections. इसके मीन्स में मैनी टाइम्स राइटर्स ने स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं. 14th सेंचुरी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन
वर्नी ने अपना डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम 1356 में दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।